एक्सेलरेशन दे वेलोसिटी, अगर हमको एक्सेलरेशन गिवन है और आपसे पूछा था वेलोसिटी, यानी कि ये वाली वेलोसिटी का इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाली वेलोसिटी का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बने किसके टुकड़े हैं, ये यू के ही तो टुकड़े हैं। ना करें और ये लेट जाए तो इसका रिवर क्रॉस हो जाएगा क्या ना। तो अगर इसको अपनी जान से मिलना है तो भैया क्या करना पड़ेगा आपको, इसको अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। यहां पहुंच गया, पूरी जान लगाई, वहां पहुंच गया, अब आ रहा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन का वन शॉट। इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नीट में बना ना सको। बस पूरी क्लास को देखना, मजा आएगा। एक एक कंसेप्ट, एक एक फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंजॉय के साथ पढ़िएगा और हर एक फॉर्मूले को नोट करिएगा, एक सीट बना के रखिएगा ताकि एग्जाम टाइम पर आप उसको रिविजन करके जा सके। ठीक है, वैसे भी रिविजन क्लास है, पूरा आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या है कि मतलब एक प्लेन है और जब कोई पार्टिकल प्लेन में मोशन करता है तो उसका जो मोशन होता है वो 2D मोशन होता है। सर कौन सा मोशन होता है? 2D मोशन होता है। इसमें हमको दो तरह के मोशन स्टडी करने हैं बच्चों। एक तो हमको स्टडी करना है प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा हमको स्टडी करना है सर्कुलर मोशन। और इनसे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सारे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर 2D की बात होती है तो इसमें दो डायमेंशंस होती हैं, एक एक्स का डायमेंशन और एक वाई का डायमेंशन। यानी कि इसमें अगर पार्टिकल मूव करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। लेकिन यहां पर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्स का वाई से कोई कनेक्शन नहीं होता, वाई का एक्स से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो एक्स के कारण जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो वाई की वेलोसिटी में चेंज से कोई मतलब नहीं होगा। तो एक्स में चेंज के कारण जो वेलोसिटी होगी वो एक्स की वेलोसिटी होगी, वाई में चेंज के कारण वाई में जो वेलोसिटी होगी वो वाई की वेलोसिटी होगी। उसी तरह से एक्स में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसके कारण जो एक्सेलरेशन बनेगा वो एक्स का एक्सेलरेशन कहलाएगा, और वाई में जो वेलोसिटी के कारण चेंज होगा वो जो एक्सेलरेशन बनेगा वो वाई का एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट है, एक्स का एक्स वाली डायरेक्शन का वाई वाली डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वाई वाली डायरेक्शन का एक्स वाली डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा सर, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने बंडी मोशन के जो भी फॉर्मुलेस वगैरह पढ़े हैं उन्हीं को यूज करके हम 2D मोशन के एक्सप्रेशन बनाएंगे, उनके इक्वेशंस बनाएंगे। ये मानकर कि x एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, y एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और अगर एक डायरेक्शन हो तो 1D मोशन कहता है। यूज कर लो भाई, यूज कर लो। तो 1D मोशन के फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। चलिए, तो पहली चीज हम इसमें स्टडी करेंगे मोशन इन द प्लेन में। सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, पहले मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो पहले हम जानेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या जानेंगे बच्चों? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने वेक्टर के चैप्टर में बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमको पोजीशन बतानी है तो एक रेफरेंस के थ्रू हम उसकी पोजीशन बताते हैं, एक रेफरेंस के थ्रू हम उसकी पोजीशन बताते हैं। सिमिलरली यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक्सेलरेशन बताना है रेफरेंस पॉइंट चाहिए। बिना रेफरेंस पॉइंट बताए हम किसी की पोजीशन नहीं बता सकते, वेलोसिटी नहीं बता सकते, एक्सेलरेशन नहीं बता सकते। तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। वो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं किसी व्यक्ति की वेलोसिटी बता रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 40 है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 60 है। बात समझ में आई? तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए होता है। उस रेफरेंस पॉइंट को हम मैथमेटिकली क्या कहेंगे बच्चों? तो मैथमेटिकली हम उसको कहेंगे ओरिजिन। कोई भी अपने आप को ओरिजिन मानकर दूसरे की पोजीशन, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो 2D मोशन की बात कर रहे हैं बच्चों हम यहां पर। तो हमने दो एक्सेस बना लिए। ये एक्सेस की ये स्पेशलिटी होती है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक दूसरे को कोइंसाइड करे हुए यहां पर। जिस लोकेशन पे कोइंसाइड करें उसको हम ओरिजिन कह देंगे, जिसके कोऑर्डिनेट हम बोलेंगे 0,0। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में टी टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है P, तो उसके कोऑर्डिनेट हमको कैसे पता चलेंगे? तो देखो, यहां से अगर हम इस पॉइंट से अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो लेंथ होगा वो उसका x कोऑर्डिनेट को डिसाइड करेगा कि वो x में इतना गया है सर, और ये वाला जो नॉर्मल होगा वो मतलब ये वाली जो साइड होगी या ये वाला जो हाइट होगा वो किसको डिसाइड करेगा कि वो बाय में सर कितना ऊपर है, x में कितना, y में कितना, x में कितना, y में कितना। तो इसको हम बोलेंगे x, इसको हम बोलेंगे y। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, y विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट टाइम t। बोलो सर, समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? ठीक। अच्छा, अब यहां पर हम वेक्टर की बात करें तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप होता है,
बाय डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और दोनों की वैल्यू 1 ही होती है भाई। तो x का आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो x ही है, क्योंकि आई कैप की वैल्यू तो 1 होती है। लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि आई कैप लगाने से इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो x की डायरेक्शन में गया है, ना कि बाय की डायरेक्शन में। क्या सबूत है x की डायरेक्शन में गया है? अरे सबूत बताया ना, आई कैप लगा है। बाय जे कैप, सर वो बाय की डायरेक्शन में गया, क्या सबूत है बाय की डायरेक्शन में गया? क्योंकि जे कैप लगा है। तो डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूज करते हैं आई जे के कैप का, ठीक है। चलो, तो पोजीशन कैसे लिखेंगे? तो सर पोजीशन लिखेंगे नेट पोजीशन। देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन आर वेक्टर है, क्या है? आर वेक्टर, ठीक है। अब इसी आर वेक्टर को लिखने का दूसरा तरीका है कि हम ओरिजिन से पहले एक्स में इतना गए, बाय में कितना गए? इतना गए। कहां पहुंचे? पी पे साफ। ऐसे चले जाओगे तो नहीं पूछोगे, कहां पहुंचोगे। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू दिस प्लस दिस, मतलब इसके क्या होगी? बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाय जे कैप, दिस इज पोजीशन वेक्टर। ओके, तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया। सर अगर हमको इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, अंडर रूट करना है। आई कैप का कोएफिशिएंट एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, जे का कोएफिशिएंट बाय है तो बाय स्क्वायर कर दीजिए, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सर अब टाइम के रिस्पेक्ट में सर पोजीशन में चेंज होता है तो क्या बनता है? वेलोसिटी। क्या बनता है? वेलोसिटी। ओके, तो हमको नेट वेलोसिटी निकालनी है, और एक्स की वेलोसिटी भी बतानी है, बाय की वेलोसिटी भी बतानी है। एक्स की वेलोसिटी भी बतानी है और बाय की बतानी है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये जो आर वेक्टर था यहां पर, इसके कंपोनेंट हैं ये दो, एक एक्स में कंपोनेंट इतना, बाय में कंपोनेंट इतना। उसी तरह से अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी नेट वेलोसिटी v है तो उसकी एक्स में कितनी वेलोसिटी है, बाय में कितनी वेलोसिटी है, वो हमको निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमको देगा नेट वेलोसिटी, क्या देगा? नेट v वेक्टर। ओके जी, और x में कितनी वेलोसिटी है तो ये आ जाएगा आपका bx आई कैप, बाय में कितनी वेलोसिटी है तो ये आ जाएगा b बाय जे कैप। तो ये आ गया रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो बताएगा आपको x में इसका कंपोनेंट ये है, बाय में इसका कंपोनेंट ये है। अगर हमको सर ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर आ गया सर, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, हमें इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए वही काम करना है जो आपने पोजीशन वेक्टर के लिए काम किया था, तो अंडर रूट लगा देंगे, मॉड निकालना है, आई का कोएफिशिएंट bx, बाय का g का कोएफिशिएंट b बाय, ये आ जाएगी। तो ये हमको क्या मिल जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है सर। तो पोजीशन में चेंज हुआ, वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा सर? एक्सेलरेशन। तो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वेक्टर हमको ये गिवन है, अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे सर? तो हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv अपॉन dt, इसका भी करेंगे dvx अपॉन dt, dvy अपॉन dt। तो ये क्या देगा हमको सर? नेट एक्सेलरेशन। इस नेट एक्सेलरेशन का x की डायरेक्शन में कंपोनेंट ax है, y की डायरेक्शन में कंपोनेंट ay है। तो इसका मतलब ये हमको मिल गया एक्सेलरेशन वेक्टर। अब यदि हम इस एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है सर, हम क्या करेंगे? तो ax का हम क्या निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड। तो हमको यहां पर मिल जाएगा ax स्क्वायर और ये हमको मिल जाएगा a बाय स्क्वायर। तो इस तरह से पोजीशन में चेंज हुआ, वेलोसिटी बनी, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन बना। सर ऐसा भी हो सकता है उल्टा कि अगर हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बना सकते हैं, तो बिल्कुल। तो एक कांसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जोरदार, उसको जरा ध्यान रखिएगा कि जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कोई या मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सुनो अब देखो एक्सेलरेशन का, अगर हमको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, अगर हमको एक्सेलरेशन गिवन है और आपसे पूछा सर वेलोसिटी बताओ, अगर हमको एक्सेलरेशन गिवन है, हमको पता है वेलोसिटी, तो हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पोजीशन। और पोजीशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई या मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल याद रखिए, बहुत आसान है। पोजीशन से वेलोसिटी में जाना है तो डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है डिफरेंशिएशन कर लो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना है तो इंटीग्रेशन कर दो, वेलोसिटी से पोजीशन में जाना है तो इंटीग्रेशन कर लो। क्लियर है? ठीक। सर सवाल किस तरह के आ सकते हैं? देखो सपोज आपको एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है, दिस एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है और हमसे पूछा जा रहा है सर
वेलोसिटी वेक्टर बताइए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एक्सेलरेशन वेक्टर आपको इस तरह दिया होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है जैसे कोई नंबर आ गया आपके सामने, जैसे आ गया आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप, ये आपको एक्सेलरेशन उन्होंने दे दिया। तो कैसे करोगे सर? तो इसके लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है सर? तो dv बाई dt होता है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? इस dt का मल्टीप्लाई हम कर देंगे और dt का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो 0 टाइम पर जो वेलोसिटी थी वो u है और t टाइम पर जो वेलोसिटी वो क्या है, v है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों आगे स्टडी करते हैं। अब इतने सारे इक्वेशन को समझने के बाद अब हम समझेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये आपका पोजीशन वेक्टर हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, एक्सेलरेशन वेक्टर हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो। अगर वो एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है तो आपको हमेशा क्या लगाना है, टेन थीटा लगाना है। क्या लगाना है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर, अगर आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल रहे हो तो ये वी वाई है और ये क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो यहां से 10 को उधर ले जाओ तो 10 इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक्सेलरेशन के लिए निकाल रहे हो तो ए वाई अपॉन ए एक्स। अगर आप पोजीशन के लिए निकाल रहे हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो किसी भी वेक्टर की, ठीक है। तो ये वाला प्रिंसिपल आप हमेशा लगाएंगे अपने क्वेश्चंस में। अब देखिए साहब, अभी ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई, पोजीशन वेक्टर बताया, वेलोसिटी वेक्टर बताया, उनका मैग्नीट्यूड निकालना बताया। अब यदि मान लीजिए अगर सवालों में, क्वेश्चंस में अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर? एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन कैसे मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पोजीशन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपने जो वहां पर 1D मोशन में जो प्रिंसिपल सीखे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते, वही आपको यहां पर भी लगाना है। लेकिन बात यह है कि यहां पर 2 डायरेक्शन के लिए लगाना है। कितनी डायरेक्शन के लिए लगाना है? 2। अभी मैं आपको एक उसका एग्जांपल भी दूंगा। फिलहाल देखिए फॉर्मूला देखिए, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको गिवन है। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। होता है कि नहीं होता? तो एक्स डायरेक्शन में कैसे लिखोगे, वी एक्स यू एक्स ए एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी आएगी अगर आप यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो और इनिशियल एक्सेलरेशन दे रहे हो। बाय डायरेक्शन का क्या होगा, यू बाय इक्वल टू यू बाय प्लस ए बाय टी। इसी तरह से पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां पर 2 इक्वेशन बनेंगे, एक एक्स के लिए, एक बाय के लिए, एक एक्स के लिए और एक बाय के लिए। तो एक्स के लिए यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स की डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स की डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। बाय के लिए यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, ठीक है भाई। इसी तरह से अगर आप डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वी बाय स्क्वायर माइनस यू बाय स्क्वायर इक्वल टू 2 बाय की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ax, एक्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो इन इक्वेशन का यूज करके आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया है और एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है और टाइम दिया है 2 सेकंड, और आपसे पूछा जा रहा है सर वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी वेक्टर बताइए, नेट वेलोसिटी वेक्टर बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वेलोसिटी वेक्टर का आपको पता है ये फॉर्मूला होता है भाई, आपको एक्स की डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए और वाई की डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? सुनो, अपने पास ये फॉर्मूला है, चलो लगाओ, इसको लगाते हैं। तो हम निकाल रहे हैं वी एक्स। क्या निकालना है भाई? वी एक्स वेक्टर निकालना है। तो वी एक्स वेक्टर निकालने के लिए आपको यू एक्स चाहिए, तो ये होता है ससुरा यू एक्स और ये होता है यू वाई। तो यू एक्स कितना है? 2 सर। टाइम कितना दिए? अच्छा यू टी होता है, सही लिखा है, यू प्लस ए टी, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन एक्स की डायरेक्शन का ये है सर 3, और टाइम कितना दिया है? 2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब 8 हो गया आपका। कितना हो गया? 8 आई कैप हो गया। ये कितना हो गया? 8 आई कैप। इसी तरह से आप लगाइए वी वाई के लिए। तो वी वाई के लिए क्या बनेगा भाई? वी वाई के लिए बनेगा अपना ये है 3 प्लस, और ये आपका आ जाएगा वी वाई के लिए एक्सेलरेशन, ये तो वेलोसिटी है। अब एक्सेलरेशन 2, और टाइम कितना दिया है अपन को? 2 दिया है। टाइम कितना दिया है? 2। तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4, यानी कि 7 हो गया। कितना हो गया? 7 जे कैप हो गया।
अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये वाली वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 8i कैप प्लस 7j कैप। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मॉड लगाकर आप इसका क्या कर सकते हो, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये क्या आ गया, आपका वेलोसिटी वेक्टर। तो इस तरह के बड़े ही इजी क्वेश्चन नीट में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहां पर लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब बहुत तरह के हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ रहे हैं। पहली चीज हमको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है। देखो, रिलेशन बिटवीन एक्स कंपोनेंट और बाय कंपोनेंट, मतलब एक्स और बाय में जो रिलेशन हमको दिखे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाता है, ठीक है। अगर हम एक इक्वेशन की बात करें फॉर सर्कल के लिए, तो फॉर सर्कल के लिए पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है इक्वेशन, r sin थीटा i कैप प्लस r cos थीटा j कैप होता है, ठीक है। चलिए, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, सिंपली r आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, और उससे पहले बहुत सारी चीजें हमको समझनी है। चलिए उनके बच्चों, अब हम समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। देखिए, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। आपको पहले तो इसमें एक कंसेप्ट ये याद रखना है कि 2D मोशन में जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता है उसका नेट मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं सर बोल रहा हूं नेट जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन इसमें कई सिचुएशन आपको ऐसी दिखेगी कि जिसमें आपको यूनिफॉर्म भी लगेगा, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं, नेट। तो नेट 2D मोशन जो होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। तो इधर देखिए जरा, सबसे पहले तो ये हमने दो एक्सेस ले लिए, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, ठीक है। यहां से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, वो एंगल थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, जो भी एंगल है उस एंगल के लिए यू वेलोसिटी से जब हम उसको फेंकते हैं, तो उसका मोशन कैसा होगा सर। देखो, सपोज इस अर्थ पर अगर मान लो ग्रेविटी ना होती, क्या ना होती, ग्रेविटी, तो हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते तो ऊपर की तरफ चले जाता, या सामने की तरफ फेंकते तो सामने चला जाता। तो साहब वो नीचे क्यों आता है, साहब वो इसलिए नीचे आता है कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता रहता है। तो काम करता रहता है तो इधर जाने वाली वेलोसिटी थोड़ी देर में इधर आ जाता है, मतलब ये वाला पार्टिकल इधर जाने वाला इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, तो वो नीचे गिर जाता है। सामने तो वो जा ही रहा है क्योंकि सामने की वेलोसिटी दी है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाता है। इसलिए उसका जो रास्ता होता है वो इस तरह का होता है। कैसा होता है, इस तरह का, ये वाला रास्ता। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो हमने जिस वेलोसिटी से उसको फेंका है उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो वेलोसिटी हमने दी है उसको क्या नाम देंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जिस एंगल पर फेंकते हैं वो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, जिस पॉइंट से फेंकते हैं उसे प्रोजेक्शन पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, प्रोजेक्शन पॉइंट। अब इसे बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करनी होती है। अब देखिए, अगर आपसे किसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, वेलोसिटी की बात की जाए, किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी बता दो, तो उसकी वेलोसिटी आप यू ना बोलोगे, यू नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, यू, क्योंकि इस तरह के मोशन में आपको ये जो वेलोसिटी दी हुई है, इस वेलोसिटी को आपको रिजॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, रिजॉल्व, क्योंकि 2D मोशन में हमेशा हमको दो वेलोसिटी मिलेंगी, दो एक्सेलरेशन मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो आपने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जैसे ये वेक्टर है, मतलब यू वेक्टर यानी वेलोसिटी वेक्टर है, जो थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। यहां एंगल थीटा होता है, वहां पर हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है, किसका, जिसको आप रिजॉल्व कर रहे हो। किसको रिजॉल्व कर रहे हो, यू, तो यू कॉस थीटा। और यहां पर कोई एंगल नहीं होता, वहां पर कौन सा कंपोनेंट आता है, यू साइन थीटा। लेकिन ये यू साइन थीटा जो होता है वो हमेशा यू कॉस थीटा के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। यानी कि ये भी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। इस वाली वेलोसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस वाली वेलोसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वेलोसिटी अपने आप में चेंज लाएगी तो किसी कारणवश चेंज लाएगी, वो उसकी प्रॉब्लम है। ये वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा, जिस कारण की वजह से भी चेंज आएगा, वो उसकी प्रॉब्लम है। यानी कि ये वाली वेलोसिटी का इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाली वेलोसिटी का इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बने किसके टुकड़े हैं, ये यू के ही तो टुकड़े हैं, दो डायरेक्शन में, एक एक्स की डायरेक्शन में और एक वाई की डायरेक्शन में। बात समझ में आई, ठीक। तो ये आपका यू कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां वर्क करता है, कहां वर्क करता है, तो साफ नीचे की तरफ वर्क करता है। कहां वर्क करता है, नीचे की तरफ वर्क करता है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सोचिएगा कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, तो ये ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता? तो साहब अभी बताया, ग्रेविटी है, अर्थ में रहते तो ग्रेविटी नाम की एक चीज होती है, वो लगातार उसको नीचे की तरफ फोर्स लगाती रहती है, जिससे उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो हमने दी है, वो तो है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर हाइट पर जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वर्टिकल वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो है, लेकिन लास्ट में जाकर कैसे हो जाएगी, एक ना एक सिचुएशन में जीरो हो जाएगी, यानी कि वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये वाली वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कहां डिक्रीज होती है, तो साफ कहोगे सर मैक्सिमम हाइट पर जाकर क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी u बाय, वो आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी मैं वापस भी इस पर आऊंगा, दोबारा से एक कंसेप्ट है वो मैं पूरा समझाने के बाद ही बताऊंगा आपको। फिलहाल आप ये समझिए कि ऊपर जाने पर ये वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। लेकिन सर ये वाली जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, इसका क्या होगा, तो हम देखते हैं कि ये वाली वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आता है, ये वाली वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि कॉस का 90 डिग्री एंगल पर जो इफेक्ट होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। कॉस का 90 डिग्री एंगल पर जो इफेक्ट होता है वो कितना होता है, जीरो। देखो वो अभी मैं आपको यहां समझाता हूं, इधर आइए, इधर आइए। दो डायरेक्शन है यहां पर, एक हमारी एक्स एक्सिस है और एक हमारी वाई एक्सिस है। तो पहले एक्स एक्सिस में जो जो क्वांटिटीज है उनको डिस्कस कर लेते हैं, और अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं से न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में हमारा है यू एक्स, यानी कि वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट कितना, यू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो, क्योंकि यहां पर मैंने डायग्राम में बताया हुआ है कि अगर आप एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करते हैं तो cos 90 कितना होता है, जीरो, और sin 90 कितना होता है, 1। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करता है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम नहीं करता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है। तो एक बात पक्की दिमाग में बिठा लो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन लगेगा नहीं तो हम कहेंगे कि फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो एक्स की डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एवरी टाइम यूनिफॉर्म रहेगी। इसलिए एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होता है वो आपका कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। लेकिन जो बाय डायरेक्शनल मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसलिए हम कहते हैं कि नेट 2D मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन कैसा रहता है, यूनिफॉर्म। कौन सा, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एवरी टाइम कहां काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, एवरी टाइम क्या काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, सेम एक्सेलरेशन से जो जहां है वो वहां है। तो यानी कि एक्सेलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। क्लियर है बच्चों, ठीक। इधर आइए, फॉर एक्स एक्सिस के लिए यू एक्स कितना होगा, यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। अच्छा, किसी भी टी टाइम पर सपोज ये पार्टिकल हमारा यहां आ गया, कहां आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है। तो यहां पर टाइम टी है, तो टी टाइम पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, तो ससुरा यहां पर तो एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा सर, एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, तो टी टाइम पर यहां पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी ना भाई, वो कितनी होगी, वही होगी जो यहां थी इनिशियल यू कॉस थीटा। तो यानी कि ये टी टाइम पर ये कैसी है, कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं vx इक्वल टू यू कॉस थीटा, यानी कि कांस्टेंट। किस टाइम के लिए बता रहा हूं मैं, ये टी टाइम के लिए, ये इनिशियल थी और ये कब है, टी टाइम पर है, ये इनिशियल है, ये टी टाइम पर है, लेकिन एक जैसी क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा ना, एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए टी टाइम पर इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर, यहां से अगर हम ऐसे डाल दें तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है, तो टी टाइम पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x वो कितना, तो हमारे पास फॉर्मूले वही है, एक डायरेक्शन मान के कर रहे हैं ना, टी एक्स की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट काम कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो एक डायरेक्शन के लिए कैसा होता है, आपको पता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमें x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा एट ए टाइम t, तो x इक्वल टू यू एक्स टी, और यू एक्स की वैल्यू कितनी है जी, तो इस स्टार्टिंग की वेलोसिटी भी आपको बता दी और आपको टी टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी, क्या पोजीशन होगी, वो भी आपको मैंने बता दी। क्लियर है, ठीक। अब ये जो सारी चीजें हमने एक्स डायरेक्शन के लिए डिस्कस किया, वही हम वाई डायरेक्शन में बात करते हैं। तो देखो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, वही आपकी यू साइन थीटा, कितनी, यू साइन थीटा जे कैप, ऊपर की तरफ है इनिशियल यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, ठीक है भाई।
अच्छा, एक्सेलरेशन कहां काम कर रहा है सर? नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसलिए हमने लिख दिया माइनस जी टी माइनस जे कैप, ठीक है, नीचे की तरफ। ओके जी। अच्छा, ये तो स्टार्टिंग की बात है। अब मान लो टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी बता दो सर, यहां पर ये पार्टिकल है, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो टी टाइम पर वेलोसिटी निकालना कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मूला हमको पता है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, और हम बाय डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो सब में बाय आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर u बाय कितना है सर? u बाय हमारा है, u बाय जो u बाय वही है अपना u cos u sin थीटा, ठीक है। लेकिन यहां पर a की वैल्यू कितनी है? माइनस, तो यहां पर कितना आ जाएगा? माइनस का gt, कितना आ जाएगा? माइनस का gt। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल टू u प्लस ए टी, से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपकी t टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? u बाय माइनस gt, और u बाय की वैल्यू कितनी है? u sin थीटा। तो जाने की याद रखिए टी टाइम पर उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी में क्या हो जाती है? इतनी कमी आ जाती है एक्सीलरेशन की वजह से, इतनी कमी आ जाती है, यानी कि ये वाली वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो इस टाइम पर अगर आप इसकी वर्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी एट टाइम टी, ठीक है, बाय डायरेक्शन, वो कितनी होगी? u sin थीटा माइनस जी टी। कितनी होगी? u sin थीटा माइनस जी टी होगी। समझ में आई बात? ठीक। अब इसी टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, यानी कि ये y की वैल्यू कितनी, ये y की वैल्यू कितनी, तो ये y की वैल्यू हम निकालते हैं, y इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी यानी कि y की वेलोसिटी u sin थीटा t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि आपका हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी, तो माइनस जी पुट किया तो ये आ जाएगा। तो ये आपका इस टी टाइम पर, ये वाले टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, अब मान लो अगर हम बात करें इसी टी टाइम पर इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात की जाए, किसकी बात की जाए? रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसी टी टाइम के लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात की जाए, टी टाइम के लिए ये वाली रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात की जाए, तो इसको कैसे निकालेंगे साहब? तो इसका x की डायरेक्शन में कंपोनेंट, y की डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो वही चीज है। तो x की डायरेक्शन में कितना है? u cos थीटा आई कैप, y की डायरेक्शन में कितना है? u sin थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो ये टी टाइम के लिए वेलोसिटी आ गई, मतलब ये नेट वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है? नेट। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप इसका वो कर लेना, मॉड लगा के, अंडर रूट लगा के, u cos थीटा का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, तो उससे अपन को क्या मिल जाएगी? नेट मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छे से समझ में आ गई? क्लियर है? नोट कर लीजिएगा अच्छे से पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, इसी में एक नई चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन आपके लिए, कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जीरो कब होगी और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मिनिमम कब होगी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, देखो जरा ध्यान से देखो। जैसे हमने यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये ऐसे गया और फिर ऐसे वापस आया, तो वेलोसिटी, पहले तो एक क्वेश्चन ये आता है कि सर इसकी वेलोसिटी कब बढ़ती है और कब घटती है। तो जब तक ये मैक्सिमम हाइट तक, मतलब ये स्टार्टिंग में जो मैक्सिमम हाइट को अप्रोच करता है तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होती है? घटती है। और जब वापस आता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो वेलोसिटी बड़ी, सॉरी गलत बोल दिया, जब ऊपर की तरफ जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और जब नीचे की तरफ आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अगर डिक्रीज नहीं होती तो ऊपर ही चलता चला जाता, चलता चला जाता, चलता चला जाता। क्यों नहीं जा पाया? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। कितनी डिक्रीज होती है? कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जीरो, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब ध्यान से और अच्छे से समझिए इस चीज को। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका साहब, कहां की तरफ फेंका? ऊपर की तरफ। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये तो हमेशा ऊपर चला जाता, लेकिन ग्रेविटी तो है ना, ग्रेविटी है तो वो हमेशा कहां काम करती रहती है? नीचे की तरफ काम करती रहती है। कहां काम करती है सर? नीचे की तरफ काम करती रहती है। तो इसकी ऊपर जाते समय, जब ये ऊपर की तरफ थ्रू होता है तो ऊपर जाते समय इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? u sin थीटा। वो एक्सेलरेशन की वजह से डिक्रीज होते 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 यहां पर जाके क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। यानी कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सॉरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जीरो कब होगी? तो मैक्सिमम हाइट पर होगी। कहां पर होगी? मैक्सिमम हाइट पर। लेकिन आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी? तो साफ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है u cos थीटा। तो हम इस वेलोसिटी को जीरो ना करके क्या कहेंगे? मिनिमम वेलोसिटी। यानी कि प्रोजेक्टाइल की
मिनिमम वेलोसिटी कब होती है? मैक्सिमम हाइट पर। तो याद रखना मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कैसी होती है? मिनिमम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती है, क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी है वो दो वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है। एक जीरो हो गई तो एक तो है, अगर वो भी जीरो हो जाती तो हम कह देते प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन नहीं है। तो अब एक वेलोसिटी चली गई, एक तो है, इसलिए वेलोसिटी कम हुई है लेकिन मिनिमम हुई है। कितनी? तो तुम कह दोगे u cos थीटा के बराबर। किसके बराबर? u cos थीटा के बराबर। क्लियर है भाई? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जीरो कब होगी? तो जीरो कभी नहीं होगी, ठीक है, नो जीरो, लेकिन मिनिमम होगी कहां पर? मैक्सिमम हाइट पर। क्यों मिनिमम होगी? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन उसके बाद कौन सी वेलोसिटी होती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। किसकी? प्रोजेक्टाइल की, लेकिन जीरो कभी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब ये ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया, तो गया किस वेलोसिटी से था? u sin थीटा से। आया किससे है? माइनस u sin थीटा से। ऊपर की डायरेक्शन प्लस, नीचे की डायरेक्शन माइनस। तो ये गया ऊपर की तरफ डिक्रीज हुई, नीचे की तरफ क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो जब ये पार्टिकल थीटा एंगल से जाता है तो थीटा एंगल से ही क्या करता है? टकराता है। तो कितना चल गया? 2 थीटा एंगल चलता है। याद रखिए कितना चल गया? 2 थीटा। थीटा से गया, थीटा से ही कोलाइड करता है, तो कितना एंगल हो गया? 2 थीटा। ठीक है, तो जब ये टकराता है उस समय इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही रहती है और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? माइनस u sin थीटा हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई? माइनस sin थीटा, ताकि जितनी वेलोसिटी से गया था उतनी वेलोसिटी इसको यहां पर मिल सके, उतनी स्पीड जहां पर इसको मिल सके। क्लियर है? ठीक, तो ये चीज आ गई। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसमें अगली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी बात करते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो ये ऊपर गया, कितना टाइम लगा? t, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट तो टोटल टाइम को कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट तो टोटल टाइम को कहते हैं। जब तक फ्लाइट खत्म नहीं तब तक टाइम लगता रहेगा। फ्लाइट खत्म, टाइम खत्म, टाइम की काउंटिंग कम, टाइम की काउंटिंग हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो देखो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? v = u + at, वही काइनेमेटिक इक्वेशन। तो देखिए ये ऊपर जा रहा है पार्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट हम कहां से निकालेंगे भाई? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन से। कहां से निकालेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि जब तक उड़ रहा है, ऊपर है, तब तक उसका टाइम है। जैसे ही लैंड कर गया, नो टाइम। तो टाइम हमेशा किससे निकालते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन से। तो v = u + at। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी? जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी u sin थीटा है, जो भी है। ठीक है, और ये हो जाएगा -gt। तो यहां से इसको इधर ले जाएंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब ऊपर जाने का समय कितना होगा? u/g, और नीचे आने का समय भी कितना होगा? u/g। तो कितना हो गया? 2u/g। लेकिन कौन सी वेलोसिटी आ रही है इसमें? बाय डायरेक्शन वेलोसिटी आ रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? u/g की जगह क्या आ जाएगा? u sin θ/g। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट का। क्लियर है? ठीक, अब हम इसमें निकालेंगे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट कब होती है, मैक्सिमम रेंज कब होती है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, आइए बच्चों, अब टाइम ऑफ फ्लाइट को स्टडी करने के बाद अब हम समझते हैं मैक्सिमम हाइट और रेंज के बारे में। मैक्सिमम हाइट जो उसने जितना ऊपर गया वो मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो पहले ऊपर गया फिर वापस आया, तो ओरिजिन से कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला गया, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कहते हैं भाई? हॉरिजॉन्टल रेंज। इधर आइए, देखिए अब हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम हाइट। हाइट का डायरेक्ट देखो, मैंने यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। v² = u² + 2as। मैक्सिमम हाइट की हम बात कर रहे हैं, तो हम किस डायरेक्शन निकालेंगे? किस डायरेक्शन की हाइट कहां होती है? वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? बताओ ना, हाइट कहां होती है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल में होती है, तो हमको किस डायरेक्शन की बात करनी है? वर्टिकल। तो वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे। v² u² + 2as। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u/। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ, -g। और हमको निकालनी क्या है? हाइट। तो h के स्थान पर h आ गया, तो इसको यहां ले गए और h की वैल्यू निकाल ली, तो u²/2g। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, कैलकुलेशन नहीं करनी बार बार आपको। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u²/2g, और टाइम का क्या होता है? u/g। तो आइए इधर, तो क्या फॉर्मूला बना? u²/2g। अब बाय की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? तो आपको पता है, अभी बताया था, बाय की डायरेक्शन में u sin थीटा होती है, तो ये u² sin² θ/2g। तो जब आप किसी एंगल पर थ्रो करते हैं तो उस समय मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u² sin² θ/2g। u² sin² θ/2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है? 2u sin θ/g। शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, 2u/g और u²/2g। ठीक है, आइए अब बात करते हैं रेंज की। किसकी बात करते हैं? रेंज की। ठीक है, अब रेंज की बात करें तो देखो ux
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, u, टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लेंगे ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि t, वो कितना है अपने पास, ये लिखा है 2u/g। बस देखो, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया, ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम रेंज कब होती है, उसके लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, मैक्सिमम हाइट कब होती है, उसके लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, और उनकी ट्रिक्स क्या है जिससे हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बना लें। ठीक है, तो उसको देखिए, इसको जरा नोट कर लीजिए आप। अब हम समझते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज का फॉर्मूला स्टडी करने के बाद कि मैक्सिमम रेंज कब होती है। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम रेंज कितने पे होती है, 45 पर। तो स्टार्टिंग में रेंज बढ़ती है और 45 से ऊपर जाओ तो रेंज क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेंज हमको कहां मिलती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर मिलती है। तो अगर ये 45 को मैं रेंज के फॉर्मूले में यहां रख दूं तो 45 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपको मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन दिस केस 45 डिग्री एंगल के लिए ही हाइट की बात की जाए तो हाइट कितनी होगी, तो हाइट के लिए यहां पर 45 रख दो। ठीक है, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगा। अब u स्क्वायर अपॉन g किसके बराबर है, r के बराबर है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसी चीज को हमने इस तरह से भी लिख दिया। तो ये आपको रट्टा मारना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट आप याद रखेंगे h इक्वल टू क्या होता है, 8 tan θ/4। तो डायरेक्ट आपको किसी भी जिस समय हाइट मैक्सिमम है, सॉरी रेंज मैक्सिमम, उस समय आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के बता सकते हैं, क्योंकि tan 45 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, r/4 आ जाएगा। और इससे आप किसी भी सिचुएशन, मतलब किसी भी एंगल के लिए हाइट निकाल सकते हैं। तो ये आपको रट्टा मार के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये रहेगा। क्लियर है, बताइए, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई है। इसको नोट करिए पॉज करके, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आइए बच्चों, अब हम समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो इसका रास्ता होता है, उसका रास्ता कैसा होता है, ट्रेजेक्ट्री की हम बात करते हैं। देखिए, तो ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्वेशन बनाएंगे। तो आपको पता है कि x की डायरेक्शन में किसी भी t टाइम पर x की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो आपको पता है u cos θt होता है। अभी निकाला था स्टार्टिंग में, बोलो हाँ, ठीक है। उसी टाइम पर y में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो u sin θt माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है। सर इसको आपस में रिलेट करेंगे, तो जहां से t को एलिमिनेट करेंगे, cos थीटा को यहां ले जाएंगे, u cos थीटा को, और t की जो वैल्यू आई वो यहां पर पुट कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आएगा। इसको अच्छे से रट लीजिए, y इक्वल टू क्या होता है, x tan थीटा g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। निकालने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये दो इक्वेशन याद है तो तुरंत आप 1-2 सेकंड में इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर tan थीटा को हमने लिखा a और ये पूरा कांस्टेंट है, इसको लिखा हमने b। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, ये यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, और जब इस तरह का इक्वेशन होता है तो ये इक्वेशन किसका होता है, पैराबोला का। तो यानी कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। क्लियर है, क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट से कितना एलिवेशन है, देखो ये आपकी मैक्सिमम हाइट होती है, बोलो हाँ, ये सब मैक्सिमम हाइट है हमारी, दिस इज मैक्सिमम हाइट। अब एलिवेशन एंगल कौन, देखो एक तो एंगल होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसको हम बोलते हैं थीटा। एलिवेशन क्या होता है, थीटा को नहीं बोलते, याद रखना, ये थीटा नहीं होता, ये एलिवेशन है, इसको हमने नाम दे दिया अल्फा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो टोटल रेंज कितना होता है सर, टोटल रेंज तो सर r होता है, तो ये वाला रेंज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r/2। तो ये अल्फा हम निकालेंगे तो अल्फा tan अल्फा लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से निकाला tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, तो आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो h है, बेस r/2 है, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाता, दिया जाएगा tan अल्फा। ठीक, अभी आपको इससे पहले एक फॉर्मूला याद कराया था, h इक्वल टू क्या होता है, r tan θ/4 था। तो h के स्थान पर यहां पर रख दोगे r tan θ/4। तो देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये रट्टा मान लेना अच्छे से कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट से क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2, tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2। और एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है कि टाइम का, ये कौन सा वाला टाइम है, अगर
आपका जो टाइम है, अगर मान लो एक बॉल को आपने फेंका, अगर वो बॉल विल बी परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन, अगर वो इनिशियल डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि टाइम में बताइए। तो टाइम का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, क्या होता है, टी इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये दोनों। इतनी बात क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते आगे। अब हम समझते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए, अगर हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया है विथ सेम स्पीड, मतलब दोनों की स्पीड हमने सेम रखी है, लेकिन अलग अलग एंगल पर मैंने प्रोजेक्ट किया है। अगर एक को अल्फा पे किया है तो एक को बीटा पे किया है, अगर एक को 40 पे किया है तो एक को मैंने कर दिया मान लीजिए 50 पे कर दिया, एक को 30 पे किया तो एक को 60 पे कर दिया, इस तरह से। तो इन सिचुएशन में उसकी जो रेंज होगी ना, याद रखिएगा, वो रेंज जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन कब, जब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे अगर आपको पता है मैक्सिमम रेंज कब होती है, 45 डिग्री पर। अगर उससे 5 कम पर मैं फेंकूं, ठीक है सर, 5 ज्यादा पर फेंकूं, तो 5 कम पर फेंकूंगा तो 40 डिग्री का एंगल, 5 ज्यादा फेंकूंगा तो 50 डिग्री का एंगल। तो बताइए, अगर इस पर मैक्सिमम रेंज है तो इस पर और इस पर रेंज कैसी होगी, तो आंसर सेम होगी, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 40 से 50 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। कितना आ रहा है, 90। आप खुद सोचो ना, 40 से 45 की तरफ जाते हैं तो रेंज मैक्सिमम मिलता है, और 45 से 50 की तरफ जाएंगे तो रेंज डिक्रीज होगा ना। इसलिए इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज कैसा आता है, सेम आता है, ठीक है। तो अगर दो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनका सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उनका रेंज हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। सर रेंज इक्वल होगा तो हाइट भी इक्वल होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाइट इक्वल नहीं हो सकती। देखो, एक को मैंने फेंका, ये वाले को फेंका अल्फा एंगल से, इसके लिए हाइट है ये h1, एक को फेंका बीटा से, इसके लिए हाइट है h2, ठीक है। तो इनकी हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है जब रेंज सेम होता है। तो उसको हम इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला का हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट याद रखिए। R इक्वल टू क्या होता है, 4 अंडर रूट में h1 इंटू h2। सर टाइम अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसका टाइम t1 होगा, इसका टाइम कितना होगा, t2 होगा। तो इनका क्या रिलेशन है अल्फा और बीटा के साथ, तो याद रखिए जिसका टाइम, देखो जैसे हम t1 की बात कर रहे हैं तो t1 रेशियो t2, तो t1 ऊपर है इसलिए उसी का एंगल आएगा, क्योंकि t1 टाइम के लिए कितने एंगल में फेंका था, अल्फा, तो यहां पर अल्फा आएगा। इसी तरह से h1 अपन h2, यहां पर h1 है, h1 के लिए हाइट कितनी है, अल्फा, तो यहां पर कितना आएगा, अल्फा। तो ये रेशियो आप अच्छे से याद रखिए, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नीट में भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से याद करिए, इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं, बहुत ही शानदार कंसेप्ट, ठीक है। इस पर भी नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक्स और ये बाय डायरेक्शन है, ठीक है। सपोज हमने किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी देकर थीटा एंगल में फेंक दिया, तो किसी टाइम पर अगर हमने उसको थीटा एंगल देकर फेंका है तो एवरी टाइम क्या एंगल थीटा रहेगा, साफ नहीं रह सकता। तो किसी टाइम पर कोई ना कोई एंगल होगा, वो एंगल हम कैसे निकालेंगे। सपोज ये पार्टिकल यहां आ गया, ठीक है, इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, vt है, और यहां पर एंगल कितना है, अल्फा है। कितना एंगल है, अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे साहब। तो देखो, इसको निकालने का क्या टेक्निक है कि ये t टाइम पर जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट हम बना लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, तो हर टाइम एंगल थीटा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर देखोगे तो ये u cos थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधा चल रहा होगा, यहां देखो तो किसी अलग डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो इसलिए थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। तो t टाइम पर अगर इसकी वेलोसिटी vt है और उस समय अगर मान लो अल्फा की हमसे बात की जाए, तो अल्फा हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, इस t टाइम पर अल्फा निकालने के लिए देखिए, यहां पर इस डायरेक्शन में, इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, v बाय या u बाय, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो आपको अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती, वो तो u cos थीटा ही रहती है। बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी, यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो वो वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा माइनस gt, बोलो हाँ। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया, तो इसमें आप tan अल्फा लगा लो, v बाय अपन क्या लगा दो, vx, v बाय अपन vx, v बाय अपन vx, तो यहां पर tan अल्फा लगाओगे तो v बाय अपन vx, तो vy की वैल्यू ये पूरी है और vx की वैल्यू ये है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप किसी भी इंस्टेंट पर क्या निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, tan की वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है। अगर मान लीजिए इसी टाइम पर ये वाली वेलोसिटी पूछ ली जाए, तो आप इसको कैसे निकालोगे। मैंने u वेलोसिटी थीटा एंगल से फेंक दिया, अल्फा एंगल उसने बनाया ऊपर जाके, और उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी, तो इस वेलोसिटी का मान लो ये वेलोसिटी आपकी v है t टाइम पर, तो इस v का
एक्स की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, इस v का एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा v cos अल्फा। सर बोलो सही बोल रहा हूं, v cos अल्फा। और ये v cos अल्फा एक्स की डायरेक्शन के एक कंपोनेंट के बराबर होता है, वो क्या है, u sin थीटा। तो v cos अल्फा इक्वल टू u sin थीटा। यहां से cos को मैं नीचे ले जाऊंगा और cos 1/cos क्या होता है, sec। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर v वेलोसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला वो भी था, उससे भी निकाल पाओगे आप, जो अभी पहले बताया था मैंने, लेकिन उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। लेकिन इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो v का एक कंपोनेंट मानकर v cos अल्फा, और उसी डायरेक्शन में आपका किसके बराबर है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। तो बस इक्वल कर दो, आ जाएगा। क्लियर है, इतना नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं। सपोज हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल और u वेलोसिटी से फेंक दिया, तो जब वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते समय t टाइम पर उसकी कुछ हाइट है, मैक्सिमम हाइट को बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर, t1 टाइम पर उसकी हाइट कितनी है, h है। और फिर जब वो वापस आता है तो t2 टाइम पर भी हाइट सेम होती है। यानी कि एक प्रोजेक्टाइल अगर u वेलोसिटी थीटा एंगल से हमने फेंका तो दो अलग अलग टाइमों पर, दो टाइम पर उसकी हाइट कैसी होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। तो अब हम बात करते हैं इन टाइम्स की। किसकी बात करते हैं, ये टाइम। तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो देखिए यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, t1। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, t2। तो अब एक बात सोचकर मेरे को बताइए, यहां से यहां तक टाइम t1 है और यहां से यहां तक टाइम t2 है, तो ये दोनों टाइम सेम होंगे कि नहीं होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये सेम है तो हम लगा सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का कंसेप्ट, यानी कि t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t एफ के बराबर हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे है, जितने टाइम में ऊपर गया उतने टाइम में नीचे आया, जितने टाइम में ऊपर गया उतने टाइम में नीचे आया। तो और टाइम किससे निकालते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे तो 2u/g, और इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये, तो इससे आप निकल आएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं, यही चीज हमारी अंडर ग्रेविटी में भी लगती है। देखो एक और चीज समझिए जरा, जैसे मान लो आपको एग्जामिनर ने टाइम देकर दो टाइम दे दिए, t1 और t2 अलग अलग टाइम दे दिए, और इस टाइम इंटरवल पर हाइट कैसी है, सेम है, तो वो हाइट की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको कैसे निकालोगे, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है h इक्वल टू हाफ जी t1 इंटू t2, h इक्वल टू हाफ जी t1 इंटू t2। यही वाला कॉन्सेप्ट से हम अंडर ग्रेविटी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। एक बॉल को हम u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उछालते हैं, वो ऊपर की तरफ जाती है, वो कुछ हाइट गेन करती है h t1 टाइम पर, एट t1 पर वो एट t1 टाइम पर कुछ हाइट गेन करती है, उसके बाद वो ऊपर जाती है, मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर उसके बाद वो वापस आती है, वो टाइम होता है t2, जिस समय पर उसकी हाइट वही थी जो t1 समय पर थी। तो बताइए हाइट कितनी, तो वो हाइट निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा ध्यान से, h इक्वल टू हाफ जी t1 इंटू t2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जिस हाइट पर, मतलब जिन टाइम्स पर हाइट सेम होती है और आपको वो टाइम दे दे तो हाइट निकालने के लिए पूछ ले, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, तो फॉर्मूला क्या लगाना हाइट का, h इक्वल टू हाफ जी t1 इंटू t2। इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अभी तक आपने जो भी देखा वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल था, जिसको मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया। जिस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में किस तरह के एग्जांपल आ सकते हैं, एक फाइटर प्लेन जा रहा है, उसने एक बॉम्ब गिरा दिया, ठीक है, एक बिल्डिंग से किसी ने पैकेट बाहर की तरफ फेंक दिया। तो ये वाला जो प्रोजेक्टाइल होता है ना, किसी हाइट से हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक देना। तो यहां पर एक टावर है, वहां से एक बॉल को फेंक दिया u वेलोसिटी से, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो सीधा चला जाता, ग्रेविटी है तो नीचे आएगा, तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके लिए हमको क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पर आएगा उस समय टाइम t होगा, कितना टाइम होगा, t होगा। ठीक है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में मेन वेलोसिटी क्या हो सकती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जो चीज हमने उसमें डिस्कस की इसमें भी वही है, लेकिन ये इजी है, उससे तो इजी है। ठीक है, लेकिन वो भी इजी था, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आएगा। अच्छा, पहले जब हमने इसको फेंका t इक्वल टू 0 टाइम पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर x एक्सिस में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u जो दोगे वही रहेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कभी भी चेंज नहीं आएगा जब तक वो नीचे नहीं गिरता। नीचे गिरते तब भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन रहने वाला है। तो अगर आप किसी t टाइम के लिए बात करोगे वेलोसिटी की, तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी, वो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अच्छा,
अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो सिंपल आप डिस्टेंस निकाल सकते हो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम से। तो यहां पर जो भी टाइम है उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी वो तो यू ही है, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू ut। क्लियर है? ठीक। अब हम बात करते हैं फॉर x एक्सिस। तो x एक्सिस में वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी याद रखिए कितनी होती है, 0। कितनी होती है? 0। और एक्सेलरेशन कितना काम करता है? g डाउनवर्ड, डायरेक्शन डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। अच्छा, t टाइम पर अगर मैं उसकी वेलोसिटी पूछूं आपसे वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी, जब एक्सेलरेशन उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है, तो ये फॉर्मूला होता है u प्लस a बाय टी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है भाई, तो 0 रख दिया, ये g हो गया और ये t हो गया, यानी कि t टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? gt। कितनी होगी? gt। अगर हम 1 सेकंड की बात करेंगे, जैसे t इक्वल टू 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो जहां पर आप 1 रख दोगे और जहां पर g की वैल्यू जो भी 10 रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो 10 हो जाएगी, मतलब 10 ही हो जाएगी। अगर 1 रख दिया और g की वैल्यू अपने 10 ली तो 10 हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। अच्छा, उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, और 0 से वो नीचे गिरा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका बाय, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बाय, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना? x की डिस्टेंस कर ली हमने, बाय की बात करते हैं। तो 0 वेलोसिटी से गिरा तो x, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो क्या फॉर्मूला होता है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास कितना हिस्सा बचा? हाफ gt स्क्वायर का, मतलब हाफ at स्क्वायर का हिस्सा बचा। एक स्थान पर g रख देंगे तो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। और 1 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1 रखूंगा और 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5। तो वो 5 मीटर हमेशा 1 सेकंड में क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड बाद वो कितनी डिस्प्लेस होगी? 5 मीटर। ये याद रखिएगा। अगर मैं यहां से t की वैल्यू लगा के पुट कर देता हूं तो y का मेरे को एक और फॉर्मूला मिल जाता है, हाफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसमें u g हाफ ये सब कांस्टेंट है, अगर आप इनको कांस्टेंट लेकर चलते हो तो इसको a मान लेता हूं, और ये देखना यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, तो ये कैसा इक्वेशन है? पैराबोला, यानी कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो ये जनरल चीजें मैंने आपको इसके बारे में बता दी। अब इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना, इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी, वो और हम डिस्कस करते हैं। इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, t इक्वल टू अंडर रूट में 2h बाई जी। t इक्वल टू अंडर रूट में 2h बाई जी, वो वहीं से आता है हाफ gt स्क्वायर से। तो t की वैल्यू निकाल लोगे ना तो आ जाएगा आपका, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, h बराबर क्या आएगा? हाफ gt स्क्वायर। तो ये 2 ऊपर गया, g नीचे आया, तो उससे आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। इस केस में आसान होता है। रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये है, रख दिया, रेंज आ गया। अच्छा, इसी टाइम पर t टाइम पर अगर आप वेलोसिटी वेक्टर निकालना चाहते हो तो ये वेलोसिटी आपकी u है, और ये नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी थी अपनी? gt थी। कितनी थी? gt थी। तो उस समय आपका वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला ये होगा। इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो इस टाइम पर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये पार्टिकल यहां टकरा रहा है जमीन से, तो जमीन से टकराते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का हम निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट के लिए क्या होगा? u i कैप प्लस गिरते समय जो वेलोसिटी होती है, याद रखना, जब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो और गिरते समय जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? अंडर रूट में 2gh, h हाइट से नीचे गिरी है, तो ये होगा। ठीक है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट में इसका u स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन की बात की जाए तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच एंगल थीटा है, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये v यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये आपका ux है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? vy अपॉन ux। तो ये सारी चीजें मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड बना दी, के अलावा इसमें कुछ बचा नहीं है। तो अब हम बढ़ेंगे इसमें आगे, तो इसको नोट करिएगा। आइए बच्चों, अब मोशन इन अ प्लेन में हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट आप लोगों के लिए। उससे पहले आप एक चीज समझिए, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स। रिलेटिव वेलोसिटी हम कब यूज करते हैं? जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस सिचुएशन में एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, उसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, उस चीज को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यस, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक जो चल रहा है वो अपने आप को रेस्ट में मान लेगा, तो वो रेस्ट में मानकर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताएगा।
तो हम क्या कहेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, अगर ये अपने आप को रेस्ट में मान लेता है तो ये भाई बताएगा, ये चल रहा है तो ये क्या बताएगा कि मेरे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, वो आपकी क्या कहलाएगी, रिलेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए एक दोनों ऑब्जेक्ट चल रही है लेकिन वो एक अपने आप को रेस्ट में मान के दूसरी की वेलोसिटी बताती है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी हम कहते हैं। डिटेल में कभी हम इसकी डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का टेक्निक क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी कौन है, ऑब्जर्वर, जो किसकी वेलोसिटी बता रहा है, ए की, मूवर की। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ मूवर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, चल तो दोनों ही रहे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन आप ये मानिए कि बी ए की वेलोसिटी बता रहा है तो बी अपने आप को क्या मान लेगा, ऑब्जर्वर। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वी ए बी इक्वल टू बी ए माइनस बी बी, यानी कि ऑब्जर्वर जो होता है वो हमेशा अपने आप को रेस्ट मानकर अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके ए की वेलोसिटी में ऐड कर देता है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बी ए प्लस माइनस बी बी। तो ये कंसेप्ट याद रखिए, आगे आपका यूज होने वाला है। क्लियर है? इसी के थ्रू हम एस्लेशन निकाल सकते हैं, एस्लेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो ए और ये अपने एस्लेशन को रेस्ट मानकर उल्टा करके इसमें जोड़ देगा, तो क्या निकल जाएगा, एस्लेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, एनीवे अब हम समझते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम। अब ससुरा हुआ क्या, एक छुटुआ को एक छुटिया से प्यार हो गया, एक छुटुआ को एक छुटिया से प्यार हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि रास्ते में थी नदी, रास्ते में क्या थी, नदी। अब इनके तो टाके भिड़ गए, लेकिन छुटुआ को बुलाया तो छुटुआ बोला छुटिया से, आता हूं तेरे पास, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। अब ससुरी रिवर जो है वो रेस्ट में नहीं है, ये फ्लो हो रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में वो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब इसके लिए चैलेंज का काम क्या है कि इस रिवर को क्रॉस करके वहां जाना है। रिवर को क्रॉस करने के लिए मैन को क्या करना पड़ेगा, उसमें स्विमिंग करनी पड़ेगी, तैरना पड़ेगा। तो भैया क्या, अगर ये स्विमिंग ना करे और ये लेट जाए तो इसका रिवर क्रॉस हो जाएगा क्या, ना, रिवर इसको अपने साथ बहा ले जाएगी, लेकिन इसको कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अगर इसको क्रॉस करना है तो ये अपनी दम पर ही कर सकता है, रिवर के भरोसे नहीं कर सकता। तो अगर इसको अपनी जान से मिलना है तो भैया क्या करना पड़ेगा आपको, इसको अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। तो इसका टारगेट है छुटिया से मिलने का, अपनी जान से मिलने का, तो ये अपनी पूरी जान के साथ इसमें तैरना स्टार्ट करता है। तो ये रिवर की वेलोसिटी, ये मैन की वेलोसिटी, दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। रिवर की वेलोसिटी ये, तो इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 टाइम पर रिवर की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री घूमता है, चलता है, कैसे चलता है, 90 डिग्री हमेशा। रिवर की वेलोसिटी का कितना एंगल पर चलता है, 90 डिग्री पर। अब सुनो जरा, तो इसने अपनी वेलोसिटी कहां रखी, सामने की तरफ। तो जैसे ये सामने की तरफ वेलोसिटी रखता है, रिवर क्या करती है, इसमें धक्का मारती है और धक्का मार के थोड़ा सा इसको ड्रिफ्ट कर देती है। क्या कर देती है, ड्रिफ्ट। लेकिन इसकी वेलोसिटी कहां है, सामने की तरफ, और ये ड्रिफ्ट हुआ तो हमको ये कहां तक कैसे जाता है, वो दिखता है रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। कहां जाते हुए दिखता है, रिजल्टेंट। तो ये ससुरा जाना यहां चाहता था, लेकिन पहुंच कहां जाता है, यहां पहुंच जाता है। जाना यहां चाहता था, पहुंच जाता है। जान के पास जाना चाह रहा था, लेकिन दूर चला गया भैया। अच्छा, तो इसका जो पाथ को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है, सबसे कम टाइम, रिवर वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है, सबसे कम टाइम। तो मिनिमम टाइम कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम टाइम निकालने के लिए आपको एक शानदार कंसेप्ट बता रहा हूं। जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन का आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है। जिस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट रखा है, उसी डायरेक्शन की क्या लेनी है, वेलोसिटी लेनी है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस, उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे, तभी जाके आप एग्जैक्ट टाइम निकाल पाएंगे। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो ससुरा यहां कैसे पहुंचोगे, तुम तो यहां पहुंच जाओगे। तो समझो इस बात को, लॉजिक को, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रिवर कौन क्रॉस कर रहा है, मैन क्रॉस कर रहा है। तो मैन की वेलोसिटी कहां है, सामने की तरफ, तो सामने का ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ये इसकी वेलोसिटी लेंगे, तो टाइम क्या निकलेगा, तो टाइम निकल कर आ जाएगा उसका। अच्छा, एक चीज और मैं लिखी है, फॉर मिनिमम टाइम t इक्वल टू 0 मैन ऑलवेज ट्राई टू मूव अक्रॉस रिवर, बट ड्यू टू रिवर मैन विल बी ड्रिफ्ट अलोंग रिवर। तो रिवर की साइड में वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट। एनीवे, इसको हम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट और उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी। तो ये मिनिमम टाइम इसका कहलाएगा। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली में जब ये ऐसे चल रहा होता है तो ड्रिफ्ट होकर ये यहां पहुंच जाता है। अब ये इतना ड्रिफ्ट हो गया, इसको मिलना था अपनी जान से, लेकिन ये यहां पहुंच गया, पूरी जान लगा वहां पहुंच गया। अब आ रहा, अब ये पहुंच गया भैया यहां पे। अब जानना कहीं ससुरा तो इतना लेट हो गया,
इतना लेट हो गया? तू तो बातें ढुमाने की बात कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें मार रहा था, तू इतना लेट हो? अब कौन समझाए कि तैर तैर के हालत खराब हो गई और रिवर ने पटक दिया इतनी दूर ड्रिफ्ट करके। अब वो उसके पास आया है, भैया मान नहीं रही है, चलो मान नहीं रही है, बोल रहा है ठीक है मत मान, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम बेचारा छुटुआ ट्राई करता है उसके पास पहुंचने के लिए। तो उसके पास पहुंचने के लिए मिनिमम पाथ क्या होगा, उसकी डेडिकेशन अभी हम करेंगे। फिलहाल कितना ड्रिफ्ट हुआ वो हम यहां से निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट किसकी वजह से हुआ? रिवर की वेलोसिटी की वजह से ड्रिफ्ट हुआ। तो यस, इतना ड्रिफ्ट हुआ ना, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ड्रिफ्ट वाला, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें इसी की डायरेक्शन की आपको वेलोसिटी लेनी है। तो कंसेप्ट वही है, सिंपल है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन की वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इधर की वेलोसिटी किसकी है? रिवर की, ना कि मैन की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम तो उसको वही लगा है पहुंचने में, तो टी की वैल्यू यहां रख देंगे, ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी? उसकी ड्रिफ्टिंग आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब उसको छुटुआ को छुटिया के पास ही पहुंचना है, नहीं तो वो तो हो जाएगी नाराज, वो नहीं समझने वाली, अकड़ू टाइप की है। प्यार करने से पहले सोचा नहीं, अब लव कर लिया तो अब संभालो, झेलो। ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं फॉर मिनिमम पाथ। अब देखो भैया, छुटुआ को छुटिया से मिलना था, पिछले केस में तो यहां पहुंच गया, दौड़ दौड़ के आया, नहीं मानी, फिर से ट्राई करते हैं। चलो, आज छुटुआ क्या तय करता है? मेरे को छुटिया के पास जाना है, अपनी जान के पास पहुंचना है। तो उसके लिए वो एक दिमाग लगाता है। दिमाग क्या लगाता है? अपनी वेलोसिटी को स्ट्रेट ना रखकर, मतलब उसी की डायरेक्शन में रखकर कुछ एंगल पर रखता है, अपोजिट टू रिवर वेलोसिटी, अपोजिट टू रिवर वेलोसिटी। तो जब वो इस तरफ रखता है ना, ऐसे रखा उसने, देखो ऐसे अपनी वेलोसिटी को रखा। ठीक है, तो क्या होगा? क्या होगा? यहां से रिवर आएगी, उसको ऐसे ढकेल देगी, तो वो कहां जाता हुआ दिखेगा हमको? सीधा। ठीक है, फिर से उसने अपनी वेलोसिटी को ऐसे रखा, रिवर आई, फिर से उसको इधर की तरफ ढकेल दिया, तो कहां जाता हुआ दिखेगा? ग्राउंड से दिखेंगे तो हमको वो सीधा दिखाई देगा। लेकिन वो जा कैसे रहा है? ऐसे, लेकिन दिखता कैसे है? सीधे। ठीक है, क्योंकि मैन की वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, वो ढकेल कर उसको कहां पहुंचा दी? सीधा। तो वो रिजल्टिंग डायरेक्शन में हमको जाते हुए दिखता है। तो इस बार वो छुटिया से मिलकर रहेगा और छुटिया नाराज नहीं हो पाएगी। ठीक है भैया, तो वो ऐसी वेलोसिटी रखता है। ठीक है, तो देखो ये एंगल कितना है? थीटा। अच्छा, तो मैन की वेलोसिटी का ये वाली डायरेक्शन थी, ये वाली डायरेक्शन से एंगल कितना है? थीटा। तो इसको रिजॉल्व कर लिया टू कंपोनेंट में, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? bm cos थीटा, थीटा की डायरेक्शन में, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? bm sin थीटा। ठीक है, अब bm cos थीटा से वो कहां जा रहा है? सामने की तरफ जा रहा है, और ये इसकी क्या है? यस, ब्रेथ है, किसकी? नदी की चौड़ाई है। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कहां? सामने, और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन की लेनी है, ये नहीं लेना है, ये वाली लेनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इससे क्या निकाल लोगे आप? टाइम निकाल लोगे। ठीक, अच्छा, अगर ड्रिफ्ट इसको जीरो रखना है अपना, यानी कि ये अपनी छुटिया के पास पहुंचे, दूर ना पहुंच जाए, नाराज हो जाएगी, तो छुटिया के पास पहुंचना है, तो ड्रिफ्ट जीरो रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है bm sin थीटा, इसको पूरी जान लगाकर अपनी वेलोसिटी को रिवर की वेलोसिटी के बराबर करना पड़ेगा। और जब रिवर की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी तो ये छुटिया के पास पहुंच जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? दिस अपॉन दिस। तो यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, और फ्रॉम मैन से निकालोगे तो थीटा प्लस कितना हो जाएगा? 90। तो इसकी जगह थीटा प्लस क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, इनको नोट करिए, समझ में आ गया आप लोगों को, फिर हम बढ़ेंगे आगे। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें फॉर मिनिमम डिस्टेंस के लिए। देखिए यहां पर दो मैन है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, दो कार हो सकती है, दो मैन हो सकते हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? तो उसको निकालने के लिए क्या टेक्निक है वो जरा ध्यान से समझिए। देखिए, सपोज इनिशियली इन दोनों के बीच में गैप कितना है? d का है। कितने का है? d का है। तो इसको निकालने के लिए, इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम करते क्या है? इसको रेस्ट मानकर इसकी वेलोसिटी को इसकी वेलोसिटी में उल्टा करके जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा करके जोड़ देते हैं। अगर इसकी वेलोसिटी को इसकी वेलोसिटी में उल्टा करके जोड़ दोगे तो ये हमको कैसे जाता हुआ दिखाएगा? ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। और अगर ये ऐसे जाते हुए दिखाई देगा तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? इतना होगा, जो कि कितना एंगल पर होगा? 90 डिग्री पे, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो ये 90 है, तो ये कितना होगा? यहाँ पर 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है भाई? मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लगा देंगे इसमें साइन 45। तो यहां पर साइन 45 लगाएंगे तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2।
तो डी का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है? तो इस पर नीट में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक पर। दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम दी गई थी, हो सकता है अलग भी दी जा सकती है। ठीक है, ओके, अभी तक तो सेम दी गई थी। अच्छा, टाइम की बात करें, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये वाली वेलोसिटी हमको चाहिए, तो देखो u, ये भी u है, ये भी u है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2u हो जाएगी। रिजल्टेंट की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, √2u। ठीक है, तो यहां पर रख देंगे। तो ये तो पहले से ही था √2 इस फॉर्मूले में, ये तो पहले से था, ये और रख दिया √2 कितना होगा 2, तो ये इसका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर टाइम पूछा है तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, और मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो इस फॉर्मूले से निकाल लो। क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हम आगे। आइए बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, रेन मेन प्रॉब्लम। ठीक है, बारिश का समय है, छाता खोलना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में छाता को रखेंगे, उससे रिलेटिव सवाल भी बहुत आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो समझो बात को, ये मैन है, ग्राउंड पर चल रहा है bm वेलोसिटी से, ये बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो ये कितने एंगल पर छाता खोले, तो कैसे निकालेंगे। देखो, तो मैन किसको देख रहा है, बारिश को देख रहा है, तो मैन अपने आप को क्या मान लेगा, मैन मतलब ऑब्जर्वर है, तो ये अपने आप को क्या मान लेगा, यस, रुका हुआ मान लेगा, अपने आप को रेस्ट मान लेगा। क्या मान लेगा, रेस्ट। और रेस्ट मानकर अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके रेन की वेलोसिटी में ऐड कर देगा। तो देखो वही काम कराया, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट लगेगा, ये रेस्ट है, ये चल रहा है, तो हमको मिल जाएगी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन, कितनी, ये वाली वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में। तो ये ऐसे वेलोसिटी थी, इसने उल्टा करके इधर की तरफ जोड़ दिया, तो इस डायरेक्शन में इसको अपना अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरह से अगर आप मिलाओगे तो ये bm है, तो ये भी कितना हो जाएगा, bm। ठीक है, ये br तो ये भी br हो जाएगा। एनीवे tan थीटा लगा लो, tan थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, तो इसकी वैल्यू कितनी है, bm, और इसकी वैल्यू कितनी है, br, तो यहां से थीटा निकाल सकते हैं, आसान था। ठीक है, ओके। रिजल्टेंट वेलोसिटी बोले तो आपको पता ही है, br का स्क्वायर bm का स्क्वायर रूट लगा देना, कर लेना सॉल्व। ओके, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मान लीजिए बरसात जो हो रही है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर हो रही है, और मैन कितनी स्पीड से चले कि उसको बारिश जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखे, ऐसे स्ट्रेट दिखे, अभी ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो कितनी स्पीड में दौड़े कि उसको वो सीधी दिखे। ठीक है भाई, तो देखो, तो बारिश थीटा एंगल पर हो रही है वर्टिकल से, तो हमने इसके दो कंपोनेंट कर लिए, वर्टिकल डायरेक्शन में वी आर कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी आर साइन थीटा। तो ये मैन को अगर ये वर्टिकल दिखे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भैया अपनी स्पीड इस स्पीड के बराबर रखनी पड़ेगी, तभी इसको बारिश कैसे दिखाई देगी, स्ट्रेट दिखेगी। तो यानी कि bm इज इक्वल टू दिस, सो बी आर साइन थीटा इक्वल टू bm। अगर उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने रिस्पेक्ट में फॉल होते हुए किसको देखना है, रेन को देना है। ठीक है, तो ये दोनों केस रेन मैन प्रॉब्लम से बनते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे, इनको नोट कर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन में पूरा कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझा, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझा, प्रोजेक्टाइल मोशन के दोनों ऑब्लिक दोनों जो टाइप्स है उनको अच्छे से स्टडी कर लिया, उनसे जितनी भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं उन सारे फॉर्मुलों को डिस्कस कर लिया। ठीक है, रिलेटिव मोशन को भी डिस्कस कर लिया, और आपका रिवर वाले क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, रेन एंड मैन प्रॉब्लम वाले भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक यू वेलोसिटी से इधर आ रहा है, यू वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो मिनिमम पाथ या मिनिमम डिस्टेंस निकालने वाला प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इसका जो नेक्स्ट वन शॉट आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन का पूरा कंसेप्ट। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, पूरा वन शॉट चाहते हैं, मैं उस पर लेकर जरूर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।